हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जितने भी रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। और आरोह भाग 1 को हम समाप्त कर चुके हैं और अब आरोह भाग 2 पर चर्चा चल रही है। ठीक है। और हम जो है किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसके जो रचनाकार हैं उस पर व्याख्यात्मक रूप से एक विशेष वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह की वीडियो आपको मिल ही चुकी होगी। उस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा मैं दावा करती हूँ। और आज हम बात करेंगे उनकी लिखी हुई कविता उषा, जो आपके पाठ्यक्रम भाग 2 में शामिल है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, देखिए आपको इनके जन्म भी तारीख भी याद करनी आवश्यक है और सन भी याद करने आवश्यक है, क्योंकि आपसे जो है वो अवरोह कर्म में जो है वो पूछा जा सकता है। इस तरह क्रमवार तरीके से जो है वो रचनाकारों के विषय में पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ इनका जन्म? देहरादून में हुआ, और जो अब कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है। प्रकाशित रचनाएं हैं इनकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक है। चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल से होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। देखिए इनका प्रकाशन कब कब हुआ। वैसे तो मैं आपको उस जो शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित जो विशेष व्याख्यान मैंने लिया हुआ है उसमें मैंने आपको हर रचना के विषय में पूरी गंभीरता से बताया है। ठीक है। तो अभी यहाँ भी बात कर लेते हैं। कुछ कविताएं इनका प्रकाशन हुआ 1959 में, कुछ और कविताएं इसका प्रकाशन हुआ 1961 में। चूका भी नहीं हूं मैं, इस पर का प्रकाशन हुआ था 1975 में। ठीक है। और इस पर ही इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी। चूका भी नहीं हूं मैं, इस रचना पर इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। चूका भी नहीं हूं मैं कब प्रकाशित हुई थी? 1975 में। और 77 में इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी। ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। चूका भी नहीं कब मिला था? 1977 में, और प्रकाशित हुई थी 1975 में, यानी 2 साल बाद इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। ठीक है। कुछ कविताएं पता ही, मैंने बताया ही है आपको। 1959 में, ये 1961 में। चूका भी नहीं हूं मैं 1975 में। इतने पास अपने 1980। बात बोलेगी हम नहीं 1981। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये प्रकाशित हुई थी 1988 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी उर्दू का कोश इसका इन्होंने संपादन किया। और ये स्वयं को क्या कहते थे? हिंदी उर्दू का दोआब जो है वो शमशेर बहादुर सिंह स्वयं को मानते थे। ठीक है। साहित्य अकादमी मैंने आपको बता ही दिया कब मिला था, 1977 में। कौन सी रचना पर मिला था? चूका भी नहीं हूं मैं पर मिला था। ठीक है। कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए। और निधन कब हुआ इनका? 1993 ईस्वी में, अहमदाबाद में। ठीक है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ एक पंक्ति है जिसे आपको बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो बनता ही बनता है। ठीक है। जितनी भी आपकी रचनाएं हैं, चाहे कृतिका है, चाहे वितान है, चाहे आरोह है, चाहे क्षितिज है, ठीक है, उन रचनाओं में इस तरह जब कवि का परिचय दिया हुआ है तो कुछ इस तरह की पंक्तियां दी हुई हैं। और इन पंक्तियों से हर एचटेट के पेपर में प्रश्न बना ही बना है। तो इन पंक्तियों को आपको बहुत गौर से याद करना है। ठीक है। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ये कौन कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। ठीक है। खुद को ये क्या मानते हैं? उर्दू और हिंदी का दोआब मानते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है। हिंदी उर्दू का दोआब, ये इनका एक निबंध संग्रह भी है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की है, इंद्रिय और इंद्रियतर की है। यानी कि जो शमशेर बहादुर सिंह की जो कविताएं हैं उनके अंदर क्या मिलती है? इंद्रियता भी मिलती है और अति इंद्रियता भी मिलती है। ठीक है। और एक और ये साहित्य की बात करते हैं और दूसरी ओर ये चित्रकला की भी बात करते हैं, यानी बिंब प्रधान जो है वो इनकी कविताएं हैं।
विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी। देखिए डॉक्टर नगेंद्र भी जो है वो इनके विषय में कहते हैं कि जो शमशेर है वो विचारों से तो क्या है मार्क्सवादी है, और संस्कारों से वो क्या है व्यक्तिवादी है, और अनुभूति से ये रोमानी कवि हैं। ठीक है, सूक्ष्म सौंदर्य बोध का कवि भी इनको कहा जाता है। और कौन कहते हैं इनको? डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है वो इनको सूक्ष्म सौंदर्य बोध का कवि जो है वो कहते हैं। ठीक है, और इन्हें मूड्स का कवि भी कहा जाता है, कवियों का कवि भी कहा जाता है। जैसे डॉक्टर नामवर सिंह इनके विषय में कहते हैं कि जो शमशेर सिंह ना कवि हैं, ना कवियों के कवि हैं, ना ये प्रयोगधर्मी कवि हैं, ना ये प्रगतिवादी कवि हैं। ये ऐसे कवियों में से हैं जिन्हें हर उपमान छोटा कर देता है, ये केवल कवि हैं। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह इनके बारे में ऐसी बात कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक बिंब धर्मी कवि है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लेना। और एजरा पाउंड को ये जो है वो अपना आदर्श मानते हैं। उनकी बिंब धर्मिता शब्दों से रंग रेखा स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। बिंब धर्मिता का अर्थ क्या है? जब हम शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को पढ़ते हैं तो एक चित्र सा हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, और हम जो है वो एक अलग अनुभव से गुजरते हैं। तो बिंबात्मकता जो है इनकी कविताओं में जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। यानी कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, माध्यम का अर्थ ये है कि जैसे वो प्रयोगवाद के कवि हैं, ठीक है, दूसरा सप्तक के ये कवि हैं, और जो है प्रयोगवाद के लिए जो है अज्ञेय कहते हैं। प्रयोग केवल एक माध्यम है, ठीक है, वो साध्य नहीं है, वो केवल साधन है, इस तरह की बात अज्ञेय करते हैं। तो यहाँ पर जो शमशेर बहादुर सिंह है वो ये भी कहे कि माध्यम से जुड़े रहकर भी उससे दूर जाना चाहते हैं, यानी इनको कोई बंधन जो है वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूड्स का कवि भी कहा जाता है। जैसा उनका मूड होता था ये उसी के अनुसार जो है वो लिखते थे। ठीक है, मलेज ने इनको क्या कहा है? मूड्स का कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओ माध्यम क्षमा करना, मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये पंक्तियां देकर के पूछा जा सकता है कि बताइए ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ओ माध्यम क्षमा करना, मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। ठीक है, कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल ये किस पे देते हैं? सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को देते हैं। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं, यानी शमशेर सिंह है वो शायर भी हैं। सचेत इंद्रियों का कवि, सचेत इंद्रियों का कवि इनको किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने इनको क्या कहा है? सचेत इंद्रियों का कवि कहा है। यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा हुआ होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी। यानी कि जब हम शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को पढ़ते हैं उनमें से एक असाधारण सी गूंज हमें सुनाई देती है, और जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमें देखने का भी अनुभव होता है, क्योंकि उनकी कविताओं में बिंबात्मकता पूरी तरह से भरी हुई है। एक चित्र सा उस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, जैसा अब हम उषा कविता को जब पढ़ेंगे तो उसे अनुभव भी करेंगे। प्रयोगवादी 1900, आपको पता ही है प्रयोगवाद कब से प्रारंभ हुआ? 1943 से। प्रयोगवादी कविता जो है वो शिल्प संबंधी बहुत से नए प्रयोग लेकर के आई, नए नए बिंब लेकर आई, नए प्रतीक, नए प्रतिमान, नए उपमान। जैसे आगे कहते भी हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ठीक है, तो प्रयोगवादी कवियों ने जो प्रतीक, जो छायावाद के कवियों ने अपनाए थे, कहीं ना कहीं वो प्रतीक उनको पुराने लग रहे थे। ठीक है, तो वो नवीन उपमानों का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग धर्मिता यहाँ बहुत ज्यादा देखी गई प्रयोगवाद में। तो इसी कारण जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इनको इसको प्रयोगवाद नाम देते हैं। ठीक है, ये पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास करते हैं। अपनी जो आस पड़ोस की जो
जो है वो इनकी कविता का हिस्सा बना है। यानी कि जैसे देखिए जो छायावाद के कवि हैं वो जो है वो रोमानी जो भावुकता है वो इनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, तो इस तरह स्पंदन में चिर निस्पंद बना बसा, है ना, इस तरह की बातें महादेवी वर्मा करती हैं। चाहे जयशंकर प्रसाद हैं, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो एक रोमानी भावुकता जो है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। व्यक्तिवाद जो है वो छायावादी कविताओं में मिलता तो है, लेकिन वो व्यक्तिकता कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उस व्यक्तिकता को वो आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। और जो प्रगतिवाद, और इसीलिए जो छायावाद के कवि हैं उनको पलायनवादी भी कहा गया कि ये तो जो है वो सांसारिक, जैसे वो कहते हैं कि मेरे और जैसे लहर कविता है उसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इसलिए जो है इनको पलायनवादी भी करार दिया गया है कि संसार के दुखों को समेटने की या सहन करने की इनमें क्षमता नहीं है, तो इसलिए जो है वो दुखों से पलायन करने की भावना इसमें देखी जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद का कवि जो है वो ग्राम की बात करता है, समाज की बात करता है, शोषितों की बात करता है, लेकिन वहां जो है उस कविता में ने जो है वो भाषा को बिल्कुल अभिधात्मक भाषा वहां मिलती है। और वो कहते हैं जैसे कि अ, सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं कि तू वहन कर सके जन जन में मेरे विचार वाणी, तुम्हें चाहिए क्या अलंकार। ठीक है, क्योंकि एक समय में जो है वो सुमित्रा नंदन पंत भी प्रगतिवाद में शामिल हो गए थे। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य जैसी जो रचनाएं हैं वो उनकी किससे संबंधित है, वो प्रगतिवाद से संबंधित है। ठीक है, तो उनमें वे ये लोग जो हैं वो शोषित की बात तो कर रहे थे, लेकिन स्वयं जो है वो अनुभूति जो है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे के सारे जो कवि थे वो मध्यम वर्ग से संबंधित थे और बात कर रहे थे किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, जो उन्होंने स्वयं अनुभूत ही नहीं किया था। तो इस कारण से इनकी जो कविता थी प्रगतिवादियों कवियों की, वो अनुभूतिहीन कविता मानी गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है अधिक सरलता के कारण उसमें कला का अभाव भी मिलता है। फिर जो है उसके विरोध में जो है वो प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद नए उपमानों, नए प्रतीकों का प्रयोग करता है, और प्रयोगवादी जो कवि है वो मध्यम वर्ग का कवि है और मध्यम वर्ग की अनुभूतियों की ही वो चर्चा करता है, क्योंकि जो स्वयं उसका भोगा हुआ है, स्वयं उसने अनुभव किया है, अपनी अनुभूति को ही वो रचनाओं में स्थान देता है। अनुभूति की प्रामाणिकता जो है वो प्रयोगवाद के कवियों में मिलती है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। ठीक है, और पुराने उपमानों में भी ये नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास करते हैं। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, मतलब ये कोई बड़े बड़ी बातें नहीं करते, ये कोई मार्क्सवाद की बात नहीं करते हैं, ये कोई लेनिन की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्होंने जो भोगा है, अपने आस पड़ोस जो देख रहे हैं, जो इन्होंने जीवन में अनुभव भी किया है, वो सारी बातें करते हैं। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। किसमें? उषा कविता में, कि प्रकृति में जो है वो किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, वो इसके माध्यम से जो है उषा कविता के माध्यम से दर्शा रहे हैं। उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। देखिए, आप जब इस कविता को पढ़ेंगे आप स्वयं उस अनुभव से गुजरेंगे। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसपास का मूक दृष्टा नहीं है, ठीक है, कि वो केवल देखता नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। केवल दृष्टा नहीं है, वो सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। जो गांव की सुबह से जुड़ता है, वहां सिल है, ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका है, सलेट की कालीमा है, पर चाक से मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ भी हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। ठीक है, यहाँ पर जो उषा है वो किसका प्रतीक है? अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का प्रतीक है। देखिए, उषा कविता में वो क्या कहते हैं? प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कि सुबह का जो आसमान था
ठीक है, वो कैसा था? वो बहुत नीला था, यानी नीलिमा से युक्त था और शंख के समान वो दिखाई दे रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए, जो चूल्हा है, जैसे उसको किसी ने क्या कर दिया है, मुझे कलाकारी नहीं आती, ठीक है, तो उसको किसी ने राख से लिप दिया है। राख का रंग कैसा होता है? मटमैला सा होता है, यानी कि ना तो वो पूरी तरह से काली होती है, ना पूरी तरह से वो उजली होती है, ठीक है। उसमें एक धुंधलका सा हमें दिखाई पड़ता है राख के रंग में। तो जब रात के पश्चात जब सूर्योदय होना होता है, तो आकाश के अंदर कुछ ऐसा ही धुंधलका सा जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो जो राख के लीपे चौके के माध्यम से जो कवि है, उसने वो बिंब प्रस्तुत किया है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान के अंदर जो कालिमा छाई हुई है, यानी कि जो राख की तरह ऐसा रंग सा है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी-अभी जो चूल्हा है वो राख से लीपा है और वो जो है वो लीपन जो है वो अभी भी गीला है, ठीक है? वो सूखा नहीं है, क्योंकि सूखने के पश्चात उसका और रंग हो जाएगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। जैसे हम देखते हैं ना, सिलबट्टा होता है, ठीक है? सिलबट्टा काले रंग का होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने लाल जो केसर है उस सिलबट्टे के ऊपर पीस दिया हो, ठीक है? और अब वो पहले तो जो मतलब ये क्या है, 3 दृश्य जो हैं वो दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं सूर्योदय के होने के। एक तो वो धुंधलका सा है, ठीक है? फिर धुंधलके के पश्चात क्या है, सूर्य की थोड़ी-थोड़ी सी किरणें जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं, लाल सूर्य हो जाता है और वो आकाश के अंदर जो है वो सारे बादल भी लालिमा से युक्त हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है जैसे सिलबट्टे के ऊपर किसी ने लाल केसर जो है वो पीस दिया हो, ठीक है? तो उसके पश्चात वो क्या कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। देखिए, स्लेट भी कैसी होती है, काली रंग की होती है। वो कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उस लालिमा को देख कर के सूर्य की, कि ऐसा लगता है जैसे पहले तो स्लेट जो थी वो क्या थी, काली थी और बाद में जो है वो लाल चाक से किसी ने उसको रंग दिया है, यानी लालिमा से युक्त कर दिया है, ठीक है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ठीक है। फिर क्या है, सूर्योदय मतलब अभी लालिमा से युक्त है, थोड़ी ही देर पश्चात वो लालिमा किसमें बदल जाती है, सुनहरे रंग में बदल जाती है। तो उसका वर्णन वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और फिर ऐसा लग रहा है क्योंकि आकाश जो है वो नीलिमा से युक्त हो गया है और उसके जो सूर्य है उसकी किरणें जो हैं वो सुनहरी हो गई हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र के अंदर जो है वो कोई नायिका है या कोई अप्सरा है, जिसकी सुनहरी देह जो है वो चमक रही है, वो झिलमिला रही है, वो जो है वो सुनहरापन जो है वो प्रतिबिंबित कर रही है, ठीक है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो गया है। यानी कि जो सुबह हो रही थी, उस सुबह के होने के समय एक जो जादुई वातावरण था, वो जादुई वातावरण जो है वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो सूर्य है वो पूरी तरह से आसमान में चढ़ चुका है और वो सूर्योदय की जो जादुई एक प्राकृतिक सौंदर्य था, वो अब नष्ट हो चुका है। तो ठीक है, इसके माध्यम से जो शमशेर बहादुर सिंह है, वो सूर्य के उदय होने का एक बहुत सुंदर बिंब जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। 3 दशाएं वो सूर्य की बता रहे हैं। एक, जब वो मतलब भोर का समय है, यानी कि धुंधलका सा जो है वो छाया हुआ है, ना पूरी तरह प्रकाश हुआ है, ना पूरी तरह से अंधेरा है। इसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? इसकी तुलना वो राख से लिपे हुए जो है चौके से कर रहे हैं, ठीक है। उसके पश्चात कौन सा वातावरण आता है? उसके पश्चात आसमान में जो सूर्य है वो लालिमा से युक्त है, थोड़ा थोड़ा सा वो निकलने लगा है, सारा आकाश जो है वो लाल हो गया है। तो उसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? सील पर पिसे हुए केसर से कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, वो बता रहे हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सुनहरी हो गई हैं। उन सुनहरी किरणों को वो किसकी तुलना कर रहे हैं, कि कोई अप्सरा है और वो क्या है, समुद्र में नहा रही है, ठीक है, नीले जल में
गोर झिलमिल देह नीले जल में, कि नीले जल के अंदर गोरे रंग की कोई झिलमिलाती हुई सी देह है, वो हिलती हुई सी प्रतीत हो रही है। और फिर क्या है, जब सूर्य पूरी तरह से आसमान में चढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि अब जो है सूर्योदय का जादू जो है वो नष्ट हो चुका है, यानी वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये थी आपकी कविता, और किसकी थी? ये शमशेर बहादुर सिंह की थी। आगे देखिए थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए इसी में एक और कविता है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा। नागरी जयशंकर प्रसाद की कविता है। इसमें भी किसका वर्णन किया हुआ है? इसमें भी जो है वो सुबह होने का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ से भी पंक्तियां आपके पेपर में आ सकती है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है ये। और एक ये है, भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। ये कविता भी इसमें ही शामिल की गई है। और किसकी है ये? अज्ञे की ये पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, भोर से संबंधित 3 कविताएं यहाँ एक के साथ शामिल कर दी गई हैं। बीती विभावरी जागरी, भोर का अहेरा, भोर का बावरा अहेरी। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखनी होगी। यहाँ से भी पंक्तियां जो है वो आपके पेपर में बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं हम अगले व्याख्यान में, और अगला जो पाठ होगा उस पर हम जो है वो व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। पहले उसके रचनाकार की बात होगी और तत्पश्चात उसकी जो रचना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।